अमरबेल एपिसोड 64। सायरन अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे। वो गेट के अंदर और बाहर पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस बहुत से लोगों को देख सकती थी। आए, वापस कमरे में चलते हैं, इस लड़के ने अलीजे से कहा। वो लड़खड़ाते कदमों से उठ खड़ी हुई। पहली बार इसे एहसास हुआ कि इसके पैरों में जूता है, न गले में दुपट्टा। वो लड़के अब इसके आगे चल रहे थे। खिड़की के पास पहुंचकर वो बड़ी फुर्ती से खिड़की पर चढ़ गए, मगर अलीजे को अंदाजा हो गया कि वो खिड़की पर नहीं चढ़ सकती। वो लड़का अब नीचे हाथ लटकाए हुए इसकी मदद करना चाह रहा था। नहीं, मैं नहीं चढ़ सकती। वो सर हिलाते हुए एक बार फिर पोर्च की छत पर बैठ गई। इसने इन लड़कों को खिड़की से गायब होते देखा। चंद मिनटों बाद पोर्च की छत से एक सीढ़ी लगाई गई। अलीजे को एक बार फिर इसी लड़के का सर नजर आया। आप यहाँ से आ जाए, वो लड़का कहते हुए नीचे उतर गया। अलीजे ने सीढ़ी पकड़कर नीचे झांका और वो नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर सकी। नीचे बहुत से लोग खड़े थे। वो एकदम पीछे हट गई। इसे यूं लग रहा था जैसे वो सीढ़ी पर पहला कदम रखते ही नीचे गिर जाएगी। इसके पैरों में इतनी लर्जिश थी। फिर इसने नीचे से किसी को अपना नाम पुकारते सुना। एक लम्हे में वो आवाज पहचान गई। वो अब्बास हैदर था, अंकल अयाज हैदर का तीसरा बेटा। वो भी पुलिस में था और लाहौर में ही पोस्टेड था। अलीजे, मैं अब्बास हूँ, नीचे आ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो बुलंद आवाज में इसका नाम पुकारते हुए कह रहा था। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर इसे बेतहाशा रोना आ रहा था। वो जानती थी कि अब्बास की शक्ल देखते ही वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगी, बल्कि इस वक्त अपनी फैमिली के किसी भी शख्स को देखकर वो रोने के अलावा कुछ ना करती। इसने अपने कपकपाते होंठ को भेज लिया और सीढ़ी की तरफ बढ़ गई। नहीं, इतने लोगों के सामने मुझे रोना नहीं है, और फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, इसने दिल ही दिल में कहा और नीचे झांका। अब्बास अब सीढ़ी पर हाथ रखे खड़ा था। शायद वो चढ़ने का सोच रहा था, मगर अलीजे को नमोदार होता देखकर वो चंद कदम पीछे हट गया। वेरी गुड अलीजे, आ जाओ नीचे, इसने इसे पछाड़ते हुए कहा। वो होंठ भींचे कांपते हुए कदमों के साथ सीढ़ी उतरने लगी। आखिरी सीढ़ी पर आते ही अब्बास ने इसे आगे बढ़कर थाम लिया। तुम ठीक हो? वो नरम लहजे में इससे पूछने लगा। अलीजे ने इसके चेहरे की तरफ देख के बगैर सर हिलाया। वो खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी। वो पुलिस वाले को हदायत दे रहा था। वो इसके साथ चलती हुई पोर्च में आ गई, और तब भी इसने एक शख्स को अपनी तरफ बढ़ते देखा और इसका सारा हौसला जवाब दे गया। वो उमर था। अब्बास के बरक्स वो यूनिफॉर्म में नहीं था। इसे नंगे पांव और दुपट्टे के बगैर इस हालत में इसके सामने आकर बेतहाशा बेइज्जती का एहसास हुआ। मगर वो जब इसके करीब आया तो वो नन्हे बच्चों की तरह इससे लिपटकर बुलंद आवाज में रोने लगी। इसे गाड़ी में ले जाओ, इसने अब्बास को कहते सुना। उमर बहुत नरमी के साथ इसे अपने साथ लिपटाए इसका सर थपक रहा था। पानी लेकर आओ, वो किसी से कह रहा था। इसने अलीजे को चुप करवाने की कोशिश नहीं की। गाड़ी में देखो, इनका दुपट्टा और जूता है, अगर नहीं है तो घर के अंदर देखो या इनसे मांग लेना। वो मुसलसल किसी को हदायत दे रहा था। काफी है अलीजे, नरमी से कहते हुए इसने अलीजे को खुद से अलग कर दिया। सर, ये इनका जूता, दुपट्टा और बैग। एक कांस्टेबल गाड़ी के अंदर से इसकी चीजें लेकर पास आ गया। उमा ने दुपट्टा और बैग पकड़ लिया। वो जूता पहनने लगी। उमा ने दुपट्टा इसके कंधों पर रख दिया। अलीजा ने दुपट्टा ठीक से फैलाते हुए इसके एक कोने से अपना चेहरा साफ किया और बैग के लिए हाथ फैलाया। ये मैं पकड़ लेता हूँ, तुम पानी पी लो। इसने अब घर के अंदर से मंगवाया जाने वाला पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। अलीजे ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। और चाहिए? इसने पूछा। इसने नफी में सर हिला दिया। उमर ने इसके हाथ से गिलास लेते हुए इस शख्स की तरफ बढ़ाया जो पानी लेकर आया था। गिलास देने के बाद इसने बहुत नरमी से अलीजे के थोड़ी पर हाथ रखकर चेहरा ऊपर करते हुए इसके चेहरे का जायजा लिया। यहाँ क्या हुआ है? अलीजे की आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी। इनमें से किसी ने मारा है? इसने सर हिला दिया। उमर ने इसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया। आओ चलें। वो इसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया।
पुलिस की किसी गाड़ी की तरफ ले जाने के बजाय वो इसे अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। पिछला दरवाजा खोलकर इसने इसका बैग अंदर रखा और फिर इसे बिठाने के लिए कहा, मैं अभी आता हूँ। वो दरवाजा बंद करके चला गया। सड़क पर मौजूद पुलिस की गाड़ियां अब वहां से रवाना हो रही थी। अलीसे ने दूर एक गाड़ी के पास अब्बास और उमर को चंद दूसरे पुलिस वालों के साथ बातें करते देखा। वो 10-15 मिनट तक वही बातें करते रहे। फिर इसने अब्बास को इस घर के अंदर जाते देखा, जहां उमर इसकी तरफ आया। गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर वो इसके पास आकर बैठ गया। अब मुझे तफसील से बताओ, क्या हुआ था? शैला से मैं बात कर चुका हूँ, ये जानता हूँ वो 4 लड़के थे। गाड़ी का नंबर भी इस घर के चौकीदार ने बता दिया है। मैं शैला के घर से यहाँ तक की सारी तफसील जानना चाहता हूँ। वो बड़े नरम अंदाज में कह रहा था। और अली से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। अलीजे ने सीट के पुश पर अपना सर रख दिया। इसे वो सब याद करते हुए खौफ आने लगा था। मैं बहुत थक गई हूँ, इस वक्त मुझे घर ले जाए, मैं सुबह बता दूंगी। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, मगर ये सब जानना जरूरी है। हम इन्हें अभी पकड़ना चाहते हैं। वो चुपचाप विंड स्क्रीन से बाहर देखती रही। उमर चंद लम्हे मुंतजिर नजरों से इसे देखता रहा, फिर कार के खुले दरवाजे से नीचे उतर गया। 10 मिनट बाद वो दोबारा नमोदार हुआ। अलीजे ने दूर से इसके पीछे चलते हुए एक शख्स के हाथ में एक ट्रे देखी। कार के पास आने पर उमर ने दरवाजा खोल दिया। इस शख्स ने वो ट्रे कार की पिछली सीट पर रख दी और दरवाजा खुला छोड़कर चला गया। उमर अब पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ ग्लो कंपार्टमेंट से कुछ निकाल रहा था। चंद लम्हों बाद वो बिस्किट का एक पैकेट लेकर पिछली सीट पर आ गया। अलीजे इस वक्त तक ट्रे में रखे हुए चाय के 2 कप्स में से एक उठा चुकी थी। उमर ने बिस्किट का पैकेट खोलकर ट्रे में रख दिया और दूसरा कप उठा लिया। अलीजे को इस वक्त बेतहाशा भूख लग रही थी। ये के बाद धीरे इसने तकरीबन सारे बिस्किट खा लिए। उमर खामोशी से इसे देखते हुए चाय पीता रहा। जब इसने चाय का कप ट्रे में रख दिया तो उमर ने इससे कहा, अब बात शुरू करते हैं। अलीजे ने इससे कोई सवाल नहीं किया। वो ट्रांस में आए हुए किसी शख्स की तरह इसे अटक अटक कर सारी तफसीलात बताती रही। उमर इससे छोटे छोटे सवाल पूछता रहा। गुफ्तगू के दौरान इसने अलीजे के हाथ पर लगी हुई वो खराशें भी देखी जिससे अभी तक खून रिस रहा था। अलीजे ने गाड़ी में बैठने के बाद अपने बैग से टिश्यू निकालकर हाथ को साफ करने की कोशिश में नाकाम होने के बाद वो टिश्यू इस पर लपेट दिया। अपनी बात के एहतमाम पर इसने उमर को खामोशी से गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाते देखा। इस बार इसकी वापसी आधे घंटे के बाद हुई। अब्बास भी इसके साथ था, मगर गाड़ी की तरफ आने की बजाय वो दोनों एक बार फिर पुलिस की गाड़ी की तरफ चले गए। 10 मिनट तक वहीं खड़े कुछ पुलिस वालों से बातें करते रहे। फिर अलीजे ने इन दोनों को अपनी तरफ आते देखा। अब्बास पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया, जबकि उमर ने पिछला दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर रखी हुई ट्रे निकाली और इसी शख्स को थमा दी जो पहले वो ट्रे लाया था। फिर वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अलीजे ने इसी वक्त अपनी गाड़ी को गेट के अंदर से बाहर आते देखा। इसे कोई पुलिस वाला ड्राइव कर रहा था। उमर ने अब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब्बास के पास एक वायरलेस सेट था जिसे इसने हैंड ब्रेक के पास रख दिया। पहले तो हॉस्पिटल चलते हैं, थोड़ी फर्स्ट एड तुम्हें मिल जाए, इसके बाद फिर घर चलेंगे। ग्रैनी को मैंने बता दिया है तुम्हारे बारे में और शैला तुमसे बात करना चाहती है, तुम इसे कॉल कर लो। उमर ने अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अलीजे ने थके थके अंदाज में मोबाइल ले लिया। थैंक गॉड तुम ठीक हो, मेरी तो जान पर बनी हुई थी। कॉल मिलते ही शैला ने इससे कहा, लो मम्मी से बात करो। अलीजे ने बारी बारी शैला की मम्मी, पापा और दोनों बहन भाइयों से बात की। फिर इसने फोन बंद करके उमर की तरफ बढ़ा दिया। अलीजे, मैं तो तुम्हारी बहादुरी पर हैरान हूँ, तुम्हें तो पुलिस में होना चाहिए। अब्बास खासी गुफ्तगी से कह रहा था। अलीजे मुस्कुरा नहीं सकी। क्यों उमर, हम लोग तो इसे ख्वामखा डरपोक समझते थे, मगर ये तो खासी जुर्रतमंद खातून साबित हुई। नहीं, मैंने तो कभी भी अलीजे को बुज़दिल नहीं समझा। अलीजे अपने बारे में की जाने वाली गुफ्तगू को किसी दिलचस्पी के बगैर सुनती रही। वो जानती थी कि वो ना इसकी जुर्रत से मुतासिर हुए थे
اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی کارنامہ کیا تھا، وہ صرف اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاسپٹل میں فرسٹ ایڈ کے بعد اسے کوئی انجیکشن لگا دیا گیا۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھی تو عمر نے اس سے کھانے کا پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، علیزہ نے انکار کر دیا۔ میں صرف گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ گاڑی چلنے کے کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ اسے گھر نہیں لے جا رہے۔ عمر خلاف عادت گاڑی بہت آہستہ چلا رہا تھا اور بار بار ذیلی سڑکوں پر گاڑی موڑ رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں کوئی گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ علیزہ کو اپنے اعصاب پر عجیب سا نشہ طاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی سکون آور انجیکشن دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عمر سے گھر نہ لے کر جانے کے بارے میں پوچھتی، اس نے وائرلیس پر کوئی پیغام آتے سنا۔ عباس نے پیغام سننا شروع کر دیا۔ پکڑ لیا؟ علیزہ یکدم چونک گئی۔ مگر وہ 2 لڑکے ہیں، 4 نہیں۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ وہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ وہی ہوں گے۔ تم لوگوں نے ان سے باقی 2 کا پوچھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہی تھے۔ ان دونوں نے باقی 2 کو ڈراپ کر دیا ہوگا۔ وہ مان نہیں رہے تو منواؤ، پوچھو ان سے کدھر چھوڑ کر آئے ہیں باقی دونوں کو۔ نہیں، پولیس اسٹیشن نہیں لے کر جانا، ہم لوگ وہیں آتے ہیں، عباس نے وائرلیس بند کرتے ہوئے عمر سے کہا۔ گاڑی پکڑ لی ہے مگر ان میں 2 لڑکے ہیں اور وہ یہ مان ہی نہیں رہے کہ انہوں نے کسی کا تعاقب کیا ہے، نہ ہی یہ مان رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ میرا خیال ہے ان لوگوں نے اس چیز کو پہلے ہی ورک آؤٹ کر لیا ہے اور ان دونوں کو ان کے گھر ڈراپ کر دیا ہے۔ عباس نے بھی بات ختم کی ہی تھی کہ وائرلیس پر دوبارہ پیغام آنے لگا۔ کچھ پتا چلا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ہاں، اس نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ٹھکائی کرو اور بالکل بے فکر ہو کر کرو، عباس نے اور کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ حرام زادہ اپنے باپ کا تعارف کروا رہا تھا، چیمبر آف کامرس کا وائس پریزیڈنٹ ہے۔ علیزہ نے اس بار ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی۔ آپ مجھے گھر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ علیزہ، تمہیں ہم وہیں لے کر جا رہے ہیں۔ ایک تو تم ان چاروں کو شناخت کرنا، دوسرا ان کے بارے میں بتانا جس نے تمہیں مارا تھا۔ عمر نے اس سے کہا، یہ کام میں صبح کر لوں گی، صبح آپ مجھے پولیس اسٹیشن لے جائیں، لیکن ابھی میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں ان لوگوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتی۔ علیزہ نے بے بسی سے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ عمر نے گاڑی کی سپیڈ یکدم بڑھا دی۔ علیزہ کا خیال تھا کہ وہ اسے نانو کے پاس لے کر جا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ 10 منٹ بعد انہوں نے ایک بہت پوش علاقے کی ایک ویران سڑک پر ایک پولیس موبائل کے پاس گاڑی روک دی۔ علیزہ کا خون خشک ہونے لگا۔ اس نے موبائل سے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی پہچان لی تھی۔ وہ انہی لڑکوں کی گاڑی تھی، مگر اس وقت وہ خالی تھی۔ عباس اور عمر گاڑی سے اتر گئے۔ وہ موبائل کے پچھلے حصے کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر بعد علیزہ نے عباس کو ایک لڑکے کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف لاتے دیکھا۔ وہ ایک پل میں اسے پہچان گئی، وہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا۔ علیزہ کی کھڑکی کے پاس آ کر عباس نے اس لڑکے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اندر دیکھو۔ اس لڑکے نے اندر دیکھا۔ علیزہ سے اس کی آنکھیں ملیں اور اس نے آنکھیں چرا لیں۔ میں نہیں پہچانتا، اس نے عباس سے کہا۔ عباس نے علیزہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم پہچانتے ہو اسے؟ ہاں، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ عباس نے ایک اور تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ اب حرام زادے، یا تو تم ان دونوں کے بارے میں بتاؤ گے یا پھر میں تمہاری قبر اسی وقت یہاں بنا دوں گا۔ میں بتاتا ہوں، وہ ان دونوں کو گھر چھوڑائے ہیں ان کے۔ سر، غلطی ہو گئی ہم سے، پلیز معاف کر دیں۔ وہ یکدم عباس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ عباس نے پولیس کے ایک سپاہی کو اسے موبائل میں بٹھانے کے لیے کہا۔ عباس وہی کھڑا رہا۔ علیزہ نے عمر کو گاڑی کی طرف آتے دیکھا۔ عباس گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ جاری۔ رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔